जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सीमा एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 4 वीडियो को हम देख चुके हैं, जिसमें हम इसके परिचय की बात की है। आज से हम देखेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। ये बात इसके जानने से पहले भारत का संवैधानिक विकास जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड की बात करेंगे। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ के आदेश से या उनके परमिशन से भारत में व्यापार करने आई, उस समय क्या है कि आपको पता है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी भारत में अपने विकास पे की ऊंचाइयों पर जाती रही और भारत में उसने 2 युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत के बाद कंपनी अब अपनी चरम पर पहुंचने लगी थी। तो इंग्लैंड में बैठे हुए, संसद में बैठे हुए लोग को ये लगा कि कंपनी कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए और वो जो है कल को हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो जाए, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए प्रावधान करने का सोचा। तो जो भारत का संवैधानिक विकास की बात है उसको हम 2 भागों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो भारत में शासन था या जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ वो 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक। दूसरा है ब्रिटिश ताज का शासन। आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद फिर जो कंपनी का शासन भारत पे था वो पूरी तरह से ब्रिटिश ताज के हाथों में डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से चला गया। अब हम पर कंपनी नहीं शासन कर रही थी, बल्कि शासन कौन कर रहा था जो है वो था ब्रिटिश ताज शासन कर रहा था। डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में हम भारतीय आ गए थे। तो बात करेंगे सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आती है और व्यापार करने के साथ साथ इसने अपना राजनीति में भी अपना प्रवेश देने लगी थी, राजनीति में भी दखल अंदाज करने लगी थी। तो इसको रेगुलेट करने के लिए फिर ब्रिटिश की संसद ने कई एक्ट पारित किए। बात करेंगे पहले एक्ट का, तो सबसे पहले ये हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है कि रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना का मतलब है क्या है? कंट्रोल करना, यानी हमारे नियंत्रण में रहे, हमसे कहीं ऊपर ना जाए, बाहर ना जाए। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट, जो सन 1773 में आया। इस एक्ट के तहत क्या क्या परिवर्तन लाए गए या क्या क्या हुआ, तो जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद या फिर आप कह सकते हैं काउंसिल का गठन किया गया। जो परिषद में 4 सदस्य हैं वो गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे और गवर्नर जनरल क्या है वो जो है इस पे पूरा पे शासन करेगा। तो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया जो गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इतिहास में भी पूछा जाता है और जो है संविधान में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे। सबसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। आप इसको याद कर लीजिए, वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा परिवर्तन हुआ 1974। ये एक्ट कब आया था?
1773 ये एक्ट आया था 1774। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता की धरती पर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस एक्ट के तहत ये कहा गया जो है कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता की धरती पर जमीन पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, यानी एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इस एक्ट में आया था और उसका जो स्थापना 1774 में किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे जो कि ब्रिटिश भारत पे जो भी मामला होगा उसकी सुनवाई करेंगे, उसका फैसला करेंगे अगर कोई विवाद होता है तो। सबसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश एंजेला एम्पे थे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एंजेला एम्पे थे, आप इसको याद कर लीजिए। तीसरा बड़ा परिवर्तन निजी व्यापारियों तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ कुछ निजी व्यापारी जो अपना व्यापार करते थे उनसे और भारतीयों से उपहार नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर क्या होता था ना, जो कंपनी के लोग थे कंपनी में भ्रष्टाचार होने लगा था, उपहार लेकर उनका काम आसानी से कर देते थे, जिसमें क्या था ना, कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार होने लगा था। इसलिए ये नियम आया कि निजी व्यापारियों और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध होगा, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप देखिए इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 3 परिवर्तन किए गए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और साथ ही उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद या काउंसिल का गठन किया गया। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा परिवर्तन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एंजेला एम्पे थे। तीसरा परिवर्तन निजी व्यापारियों और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। तो ये 3 परिवर्तन। इसी के साथ में एक और परिवर्तन किया गया था कि जो मद्रास और बंबई को भी बंगाल के अधीन रख दिया गया था। मद्रास और बंबई को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था, गवर्नर जनरल के अधीन। दूसरा ये देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या किया गया? कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास यहाँ पर भी किया जा रहा है। कंपनी के में जो भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया था, इसमें भी क्या किया गया? इसके लिए 2 काम किए गए। पहला, द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध मीन्स होता है दोहरा। द्वैध मीन्स क्या होता है? दोहरा। द्वैध मीन्स होता है दोहरा शासन। कंपनी के कार्यों को द्वैध शासन लागू किया गया, अर्थात कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। अभी तक एक कंपनी जो थी वो राजनीति का कार्य भी देखती थी और सैन्य का काम भी देखती थी और साथ ही साथ वो व्यापार भी करती थी। अब इससे क्या किया गया? कंपनी के कार्यों को 2 भागों में जो बांटा गया, इसी को हम द्वैध शासन कहते हैं। एक के लिए नियंत्रक मंडल या परिषद का गठन किया गया। एक को कहा जाएगा नियंत्रक मंडल या परिषद, जो भारत में रहेगा और केवल व्यापार करेगा। जो निदेशक मंडल या परिषद है वो भारत में रहेगा और केवल व्यापार करेगा। दूसरा, नियंत्रण मंडल। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल मंडल या बोर्ड, जो ब्रिटेन में होगा और जो क्या करेगा? राजनीति का कार्य करेगा, राजस्व का कार्य करेगा और सैन्य का काम करेगा। यानी कि अब क्या है, धीरे धीरे क्या है ना, राजनीति और व्यापार को अलग करने का काम किया गया। इसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। पहली बार ये हुआ 1784 ईस्वी में। तीसरा, कंपनी के, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र आते हैं, ब्रिटिश कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र आते हैं, पहली बार उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहली बार
ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन, ब्रिटिश कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र भारत में आते हैं उसको कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। आइए इसको रिवीजन करते हैं। इसमें भी 3 बदलाव हुआ था। पहला, कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया था। दूसरा, द्वैध शासन लागू किया गया था जिसमें कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था निदेशक मंडल या बोर्ड जो व्यापारिक काम करता था और जो भारत में रहता था। दूसरा नियंत्रण मंडल या बोर्ड था जो ब्रिटेन में रहता था और जो राजनीति को देखता था, राजस्व को देखता था और सैन्य को देखता था। और तीसरा है कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये 2 चीजें आप याद कर लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं तीसरा है 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया? 2 काम किए गए। गवर्नर जनरल को 2 अधिकार दिए गए। पहला, सेनापति यानी जो प्रधान, जो सेनापति में सबसे मुख्य सेनापति होता है या प्रधान सेनापति, उसकी सैन्य शक्तियां दी गई या उसको सैन्य शक्ति सेनापति के समान सैन्य शक्तियां दी गई। और विशेष परिस्थितियों में, ये इंपॉर्टेंट है, विशेष परिस्थिति में काउंसिल या परिषद के निर्णय को न मानने का या निरस्त करने का अधिकार दिया गया। जिसके हम समझ सकते हैं आज के समय में, जिसको हम वीटो पावर कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, उसी तरह गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार दिया गया। जो काउंसिल है, यहाँ पे जो काउंसिल थी, अगर वो जो काउंसिल के जो सदस्य है या जो उसने जो फैसला किया है उसको अगर चाहे तो गवर्नर जनरल उसको ना माने, निरस्त कर दे या वीटो पावर का अधिकार उसे दे दिया गया। केवल 2 काम किए गए। यानी आप देखिए कैसे गवर्नर जनरल की शक्तियों को मजबूत किया जा रहा है। आप आगे आइए। अगला एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। अब 1793 के चार्टर एक्ट में भी 2 काम किए गए। पहला, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है तो देख लेते हैं। दूसरा है नियंत्रण या जो कंट्रोलर मंडल है के सदस्यों व कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो कंट्रोलर है या जो नियंत्रण बोर्ड है वो है कहाँ? ब्रिटेन में। उसको पैसा कहाँ से दिया जाएगा? उसकी सैलरी कहाँ से दिया जाएगा? वेतन भारतीय राजस्व से। कहाँ से? भारतीय राजस्व से उसको भुगतान किया जाएगा। उसके कर्मचारियों और सदस्यों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। रह वो कहाँ रहा है? ब्रिटेन में रहता है लेकिन उसको राजस्व, भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए अगला 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में 3 बातें कही गई हैं। पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष यानी जो भारत की शिक्षा है उस पे हर वर्ष यानी प्रति वर्ष 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरा देखिए, भारत में ईसाई धर्म, ध्यान दीजिएगा, भारत में ईसाई धर्म और पश्चिमी शिक्षा मीन्स क्या है? अंग्रेजी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा क्या है? अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई। भारत में जो ईसाई धर्म को कौन फैलाएगा, कौन प्रचार प्रसार करेगा? ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिल गई कि आप भारत में आइए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। दूसरा, पश्चिमी शिक्षा यानी जो अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई इस प्रावधान में 1813 के प्रावधान में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली, या फिर अगला पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। किस धर्म के? 1813। अगला कंपनी के एकाधिकार को, यह भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म किया गया, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से खत्म किया गया।
एकाधिकार का मतलब है कि जैसे ब्रिटेन से ही, इंग्लैंड से ही कई कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई। तो पहले क्या था ना कि ये कंपनी को केवल ब्रिटिश कंपनी ही, उसी को एकाधिकार था कि वही भारत में व्यापार करेगी और कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। लेकिन 1813 के एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया, या आप कह सकते खत्म कर दिया गया। लेकिन चाय, भारतीय चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, किंतु भारतीय चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। किस एक्ट के द्वारा? तो आप बताएंगे 1813 के द्वारा। अब आइए बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें देखिए, इसमें कई चीज़ों के लिए प्रावधान आया। पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक क्या था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें संपूर्ण भारत यानी पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात आप देखिए, केंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। यानी क्या है, जो भी शासन पद्धति है वो कैसे हो रही है? जो शासन पद्धति है वो केंद्रीकृत हो रही है। शासन पद्धति केंद्रीकृत हो रही है, यानी कोई एक ही होगा केंद्र में जो सब पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात शासन पद्धति को केंद्रीकृत करने की व्यवस्था की गई और साथ ही उसको गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां भी दी गई। सैन्य शक्तियां तो आप देख रहे हैं यहीं पे दी गई उसको, यानी वो बनी रखी, नागरिक और सैन्य शक्तियां उसको बनाई रखी गई, उसको कम नहीं की गई। और ये बार बार पूछता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर से देख लीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात केंद्रीकृत शासन पद्धति अपनाने का प्रयास किया गया और उसके अंदर नागरिक एवं सैन्य शक्तियों को मजबूत किया गया। किसके अंदर? गवर्नर जनरल के अंतर्गत। पहले भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और आपको पता होगा कि सती प्रथा का अंत करने वाले कोई और नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगर अंग्रेजों की बात करें तो इन्हीं के सहयोग से ही सती प्रथा का अंत किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों की विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब देखिए, यहाँ भी देखिए, जब यहाँ पे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया, तो अब नियम और कानून भी पूरे भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल ही बनाएगा। इसीलिए मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया, यानी उनको विधायिका शक्तियां, यानी जो उनकी कानून बनाने की शक्तियां थी, उसको खत्म कर दिया गया। पूरे ब्रिटिश भारत पर गवर्नर जनरल ही कानून बनाएंगे। भारत का गवर्नर जनरल ही कानून बनाएंगे। पूरे ब्रिटिश भारत के लिए भारत का गवर्नर जनरल ही कानून बनाएंगे। अगला, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। फिर देखिए, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य, कंपनी के जितने भी व्यापार से काम होते थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल शुद्ध रूप से राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य करने का अधिकार उसको प्राप्त हो गया। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करेगी और प्रशासन का काम करेगी। व्यापार से कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से राजनीति, प्रशासन, इन सबको के उसको अधिकार प्राप्त हो गए। अब उस कंपनी का व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल या परिषद में एक कानूनी या विधि सदस्य की नियुक्ति की गई।
जो उसकी काउंसिल गवर्नर जनरल की जो 4% की काउंसिल थी, उसमें अब एक कानूनी सदस्य या विधि या जिसको आप कहेंगे ये जो कानूनी सदस्य ये एक सलाहकार होगा, ये सलाह देगा और ये सलाहकार होगा। सदस्य की नियुक्ति की गई और प्रथम कानूनी या विधि सदस्य मैकाले को बनाया गया। प्रथम कानूनी या विधि सदस्य किसको बनाया गया? मैकाले को बनाया गया। आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, यानी कि जो कंपनी में जो भर्ती होना है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भर्ती के लिए, जो सिविल सेवक हैं उनकी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता मत का मतलब है कि कोई एग्जाम टाइप से होगा जिसके द्वारा उनका चयन किया जाएगा। कोई अपने जान पहचान, रंग, भेदभाव इसके आधार पर नहीं, बल्कि प्रतियोगिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। लेकिन निदेशक मंडल के विरोध के कारण लागू नहीं हो सका। जो निदेशक मंडल है, ये जो निदेशक मंडल है, बोर्ड है निदेशक मंडल, इसके कारण क्या है? लागू नहीं हो पाया और जो है सिविल सेवका का ये यहाँ पे ये लागू नहीं हो सका। आज दोस्तों हम लोग यहीं तक देखते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।